डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वालसिया है और मैं फिनलैंड का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको अपनी जानकारी देता हूँ। मेरी इस स्ट्रीट में मेरी बहुत पहुँच है, मेरी बहुत ज़्यादा जान पहचान है। हर कोई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि उनके लिए मैं अच्छे काम करता हूँ। अगर किसी के घर में कोई छोटी मोटी परेशानी है मैं उसे दूर करता हूँ। किसी के घर में तारों की परेशानी है मैं उसे मुफ्त में ही ठीक कराता हूँ। किसी के घर में कोई फ्लश नहीं चल रही, कोई पाइप खराब हुई है, इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है लेकिन मैं वो पैसे लेता ही नहीं। छोटा मोटा काम करने के मैं पैसे नहीं लेता, इसलिए यहाँ लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस स्ट्रीट से काफ़ी ज़्यादा आगे मेरा घर बना हुआ है। यहाँ कोई भी घर बनाना नहीं चाहता था क्योंकि यहाँ छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन मैंने वहीं पर ज़मीन ली क्योंकि मुझे सस्ती मिल गई। फिर वहाँ पर घर बना और मुझे ये घर बहुत ज़्यादा पसंद है। सब कहते हैं इतना दूर जाकर तुमने घर क्यों बनाया, तुम्हें डर नहीं लगता? वहाँ से जो सड़क गुजरती है वो सीधा जंगल की तरफ जाती है। मेरे घर के आगे किसी और का घर नहीं है और पूरे स्ट्रीट से मेरा घर लगभग 700 से 800 मीटर दूर होगा। और मैं चलकर उस स्ट्रीट में पहुँचता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, इसीलिए मेरे घर में लोगों की भीड़ लगी रहती है। वो मेरी मदद करते रहते हैं और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अपनी उस कॉलोनी में छोटी मोटी चीज़ों को ठीक करना, पेड़ लगाना, इसीलिए मेरा रुतबा बहुत ज़्यादा हो चुका है। सब मुझे बहुत ज़्यादा शरीफ समझते हैं और मैं भी शराफत का मुजाहरा करता ही रहता हूँ। और इसकी एक खासियत भी है, हर कोई मुझे डिनर पर, लंच पर बुलाता ही रहता है और मैं इस तरह उनके घरों में खाता ही रहता हूँ। मुझे पेट भर खाना मिल जाता है और उन्हें लगता है कि मैंने उनकी मदद की है। वैसे भी जान पहचान है तो मुझे वो घर में बुलाना चाहते हैं। बहुत कम दिन होते हैं जब मैं अपने घर में कुछ बना कर खाता हूँ, हमेशा उनके घर में ही खाता हूँ। मेरा रुतबा यहाँ पर बहुत है। अब आप सोच रहे होंगे कितना अच्छा लड़का है, सबका काम करता है। असल में ये काम क्या करता होगा? अब यही मेरी असली शख्सियत है। मैंने उस जंगल के पास घर इसलिए लिया था क्योंकि मुझे चोरी चकारी करने का बहुत शौक था। बचपन से ही लोगों का सामान चुराना, घरों से सामान गायब कर देना, ये मैं किया करता था और इसी से पैसे कमाया करता था। बाहर जाकर यहाँ का कोई भी सामान बेच आता था और मुझे काफ़ी पैसे मिलते थे। ये काम करते करते कब मेरे पास ढेर सारे पैसे होने लगे मुझे पता ही नहीं चला। कई जगह ठगी मारने के बाद मैंने लाखों रुपए कमा लिए थे। जिनको ठगा मुझे नहीं पता वो कहाँ होंगे, लेकिन मैं तो पैसे कमा कर निकल आया। यहाँ पर मुझे इज्जत बनाकर रखनी पड़ती है। अगर किसी को शक भी हो गया कि मैं चोरी चकारी करता हूँ तो परेशानी में पड़ सकता हूँ, इसीलिए उनके छोटे मोटे काम करता रहता हूँ और सारे के सारे लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। कभी कभी घर में खाने का मन नहीं होता तो उनके घर में पहुँच जाता हूँ। अब छोटे मोटे काम के ज़्यादा पैसे नहीं होते लेकिन उससे इज्जत बन जाती है। बाद में पेट भर के उनके घर में खाओ, शराब पीने को मिलती है और निकलते वक्त छोटा मोटा सामान भी उठा लेता हूँ। आखिर अपनी आदत से जो मजबूर हूँ, ये काम मैं बचपन से कर रहा हूँ और आज भी करता रहा हूँ। अब आपको बताता हूँ मैंने अपना ये घर इतनी आगे जाकर क्यों लिया। क्या मुझे डर नहीं लगता? नहीं, डर किससे लगेगा? यहाँ कोई चोर ना आ जाए? घर में ही तो चोर है। मैं चुपचाप रात के वक्त जंगल में पहुँच जाता हूँ। हर कोई जो मुझे वहाँ देख भी ले ये कहता होगा कि मैं सैर के लिए जाता हूँ, लेकिन वहाँ मैं छिप जाता हूँ। जब कोई गाड़ी गुजरती है, कोई चलकर वहाँ से गुजरता है, मैं उसे पीटता हूँ, सामान छीन लेता हूँ और घर ले आता हूँ। किसी को मुझ पर शक नहीं होता, बल्कि जब इस तरह से वो आदमी भागते हुए इस तरफ आते हैं मैं घर से निकलकर उनकी मदद करता हूँ और उनके सामने मेरी इज्जत बन जाती है कि मैं हर किसी की मदद करता रहता हूँ। इस तरह इज्जत भी और पैसे भी
दोनों तरफ से मेरा ही फायदा हो रहा है। ये मेरी आदत है, मैं कहीं पर भी जाता हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए मैं वो उठा लेता हूँ, भले ही उसे बेवकूफ़ बनाकर उठानी पड़े या चुपचाप चुरानी पड़े। बस जो चीज़ पसंद आ गई तो आ गई। जेब में हर बार मैं पैसे नहीं रखता, बस ठग कर ही पैसे कमाता हूँ। और घूमने फिरने का शौक मुझे बहुत ज़्यादा है। इस बार अच्छे खासे पैसे ठगे थे मैंने। इसके बाद मैं घूमने के लिए पहाड़ी इलाके में पहुंच गया और यहाँ मुझे पता चला कि इस पहाड़ी इलाके में एक ऐसा शहर बसा हुआ है जहाँ पर सिर्फ यहाँ के स्थानीय निवासी ही ज़्यादातर एंजॉय करते हैं। बाहर से यहाँ घूमने बहुत कम लोग आते हैं और वो उनसे बात भी नहीं करते। अब मैं लोगों का दिमाग पढ़ना जानता हूँ, उनके बीच रहना जानता हूँ, इसलिए मैं चुपचाप उस गाँव में पहले तो एक दिन ऐसे ही रहा। उसके बाद मैं बातूनी हूँ, बातें करने का शौक़ है, तो बातों बातों में कुछ लोगों से दोस्ती कर ली। फिर मुझे पता चला वहाँ पर एक मंदिर है जहाँ प्राचीन ज़माने की किसी देवी की पूजा की जाती है। मैं भूतों, प्रेतों, भगवानों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। मुझे तो मौका मिलना चाहिए, मैं हर जगह से चीज़ें चुरा लूँ। फिर मैं उस मंदिर को देखने के लिए गया था जो एक बड़ी पहाड़ी के पास बना हुआ था। ये तो एक गुफा जैसी थी। जब मैं उसके अंदर गया, ढेर सारी मूर्तियां लगी हुई थी। वहाँ के स्थानीय लोग वहाँ आकर फल सब्जियां चढ़ाया करते थे, वहाँ पेड़ों को लगाया करते थे, वहाँ छोटी मोटी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। और मुझे लगा आखिर ये किसकी देवी है। किसी ने मुझे बताया कुदरत की देवी, ये पेड़ों की देवी है और एक ऐसा प्राचीन पेड़ जो इंसानों को जिंदा रखे हुए था। मैं बस चुपचाप कहानियाँ सुनता रहा। वो लंबी लंबी फेंकते रहे, मैं लपेटता रहा, एक कान में डालता, दूसरे कान से निकाल देता। फिर मुझे पता चला इस मंदिर में एक कीमती चीज़ रखी हुई है। अब कहीं पर जाता हूँ और बिना चुराए निकल आऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बार उस मंदिर में बड़ा सा बक्सा दिखा था और उस बक्से में कुछ ना कुछ कीमती रखा हुआ था। उस बक्से की पूजा बहुत ज़्यादा की जाती थी और जो भी वहाँ उस बक्से के इर्द गिर्द पूजा पाठ करने वाला वो आदमी था ना, वो बस उस बक्से को खोल पाता था। किसी ने उस बक्से के अंदर नहीं देखा था। कहा जाता था बहुत प्राचीन चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है, हमेशा बक्से में रहनी चाहिए। जब मुझे ये पता चला मेरी आंखें चुंधे आ गई थी। फिर मैं इंतज़ार करने लगा आखिर यहाँ इस मंदिर में मेरे साथ और कितने लोग आते हैं। मैं चाहता था बाहरी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ ताकि मुझ पर चोरी का कोई इल्ज़ाम ना लगे। नज़रें टिक गई थी उस बक्से पर। सोने की कोई ऐसी मूर्ति होगी जो बहुत महंगी होगी, ब्लैक मार्केट में करोड़ों की बिक सकती है। इसके बाद चोरी चकारी करने का मुझे कोई अवसर भी ना मिले शायद, और ज़िंदगी में हमेशा चोरी करते थोड़े ना रहूँगा। अब सेटल होने का समय है, बड़ी ठगियाँ मारने का समय है ये। उसके बाद कई पर्यटकों की भीड़ वहाँ मंदिर में आती। वो इधर उधर चीज़ें देखते। एक बड़ी सी पट्टी थी जिसके आगे किसी को जाने नहीं दिया जाता, और वो प्राचीन लकड़ी का बक्सा सब देखकर माथा टेक कर वहाँ से चले जाते। मैं इंतज़ार कर रहा था कब उस बक्से को उठाने का मौका मिले। फिर मैंने देखा शाम को वहाँ कोई नहीं होता, ना इस शहर के लोग ना बाहर से आए लोग, खाली पड़ा मंदिर। और यहीं पर मुझे मौका लगा। मैं देखने लगा कैमरे कहाँ पर लगे हुए हैं। मैं रात के 8 बजे उस मंदिर के इर्द गिर्द घूमता रहा, उन पत्थरों को उठा उठा कर उनसे आग निकालने की कोशिश करता रहा। लोगों को ऐसा लगना चाहिए ये कोई पागल सा है, भोला सा है, ताकि मुझ पर शक ना हो। इस तरह पत्थरों को आपस में रगड़ रगड़ कर आग निकालने की कोशिशें करते हुए, पत्तों को खाते हुए, वहाँ बार बार गिरते हुए कई लोगों के सामने खुद को बेवकूफ़ दिखा दिया था। और मुझे नहीं पता कैसे हमेशा लड़कियां मुझसे दूर भागती थी। आज खुद को बेवकूफ़ बनाया था तो मुझे पकड़ने के लिए लड़कियां ही आ रही थी, मुझे उठाती, मेरी तरफ मुस्कुराती और शर्माने लगती। ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं कूल बनने की कोशिश कर रहा था लड़कियां दूर जा रही थी, अब बेवकूफ़ बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लड़कियां नज़दीक आ रही हैं। लड़कियों का दिमाग पढ़ा नहीं जा सकता। फिर उन लड़कियों से थोड़ा पीछा छुड़ाकर मैं 9 बजे के करीब फिर से वहाँ पर घूमने लगा। कोई वहाँ मौजूद नहीं था। मैं मंदिर के अंदर जा सकता था और वो जो रेलिंग लगी हुई थी उसके ऊपर से छलांग लगाकर मैं निकला, सीधा पहुंचा अंदर। और जैसे ही मैंने बक्सा खोला, बक्से के अंदर एक और छोटा सा बक्सा था।
मैंने अंदर वाले बक्से को उठा लिया। बाहर वाले बक्से में और कुछ नहीं था। फिर मैंने उस बक्से को बंद कर दिया। उसके बाद चुपचाप बाहर निकला और मैं अपने उस कमरे में आ गया। जल्दी जल्दी मैंने सामान समेटा और उसके बाद मैं निकल पड़ा वहाँ से बाहर। चोरी मैंने कर ली थी, कीमती चीज़ मेरे हाथ लग गई थी। अब चुपचाप खिसकने का समय था। मैं एक दिन से होटल के मालिक को कहे जा रहा था, रात को निकलना है मुझे फ़्लाइट बड़ी मुश्किल से मिलती है, और पहले से ही पूरी तैयारी करके चुपचाप वहाँ से भाग निकला मैं। अब बस पकड़कर काफ़ी दूर पहुँच गया था और मुझे लगभग 6 घंटे लगे घर में पहुँचने में। बैग वैग लेकर सीधा घर में, और हर बार चोरी करके सामान को देखता नहीं था, सीधा सोने के लिए बेड पर पहुँच जाता था। सोते वक्त आज बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सोच रहा था कैसे लोग सुबह उठकर जब बक्सा खोलेंगे, बक्से के अंदर का बक्सा गायब, किसी को पता नहीं चलेगा किसने चुरा लिया। और मैं तो इतनी दूर से आया हूँ, मुझ पर कोई शक भी नहीं करेगा। कई लोग वहाँ आते हैं, कौन चुरा कर भाग गया कोई जान नहीं पाएगा। फिर मैं चुपचाप सो गया था। सुबह सुबह जब मैं उठा, अब मन विचलित हो रहा था, बक्से को खोलकर तो देखूं क्या है उस बक्से में। मैं जल्दी से अपनी उस लाल रंग की चादर को बिछाकर, वो प्राचीन चादर थी जो एक खास तरह के बालों से बनी हुई थी, बहुत महंगी चादर है, एक अमीरजादे से चुराई थी मैंने। उस पर ही सामान को बिखेर कर चेक किया करता था, क्योंकि ये अमीरी वाले काम है तो अमीरों की तरह ही करने चाहिए। बक्से को मैंने उस लाल चादर पर रखा, उसके बाद धीरे धीरे बक्से को खोलने लगा। जब बक्सा खुला मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। एक बड़ा सा बीज, बिल्कुल बादाम जैसा लग रहा था, लेकिन किसी और पेड़ का बीज था। बस उस बक्से में सिर्फ यही था, इसके सिवा कुछ और नहीं था। मैं बक्से के अंदर के हिस्से को फाड़ कर देखने लगा। अरे कोई कीमती चीज़ तो होनी चाहिए ना, कोई सुनहरी चीज़, कोई चांदी की चीज़, कोई सस्ती चीज़ ही हो। ये बीज का मैं क्या करूँगा। उसके बाद मैं वहाँ बक्से को फाड़ फाड़ कर देखने लगा। उसके बाद थोड़ा रोने लगा था। हे भगवान, क्या करता है, कुछ भी नहीं निकला। आज खराब किस्मत बना दी। अब चुराना है मुझे तो काम की चीज़ मिलनी चाहिए ना। बुरे काम करने के बाद भी अगर कुछ ना मिले तो कैसे भरोसा करें भगवान पर। मैंने उस बक्से को एक तरफ फेंक दिया था बंद करके, वो बीज भी उसी में था। उसके बाद मुझे पूरा दिन बहुत गुस्सा रहा। कई लोग आए थे मेरे पास काम करवाने के लिए, कई लोगों ने फ़ोन किए थे, मैंने किसी का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आज मेरी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो समझ गए। उसके बाद तकरीबन 1 बजे मैं नहा धोकर अब इस चीज़ को भूल चुका था और किसी नई चोरी की तैयारी कर रहा था। फिर सामने पड़ा वो बक्सा दिखा मुझे। फिर मुझे लगा अब किसी चोरी में कभी नुकसान नहीं खाया है, पहली बार इतनी दूर से कुछ चुरा कर लेकर आया और मुझे फ़ायदा तक नहीं हुआ। हो सकता है कोई खास महंगा फल हो जो इस बीज से पेड़ लगेगा उस पर लगते हों। मैं उस बीज को लेकर उस आगे वाले जंगल में पहुंच गया था। ये घर से लगभग तकरीबन 30 से 40 फुट की दूरी होगी। घर की बाउंड्री के अंदर ही था वो हिस्सा, वहाँ पर मैंने बीज लगा दिया, ऊपर से पानी दे दिया। कोई बात नहीं, 6-7 महीने में ये पौधा अच्छा खासा ऊपर तक हो जाएगा। समझ में आ जाएगा कौन सा पेड़ है, कौन सी बेल है, कौन सा फल है या सब्जी है, क्या है ये पता चलने वाला था मुझे। उसके बाद इतना ज़्यादा चिढ़ चुका था मैं कि एक बार नुकसान खा चुका हूँ कि एक सबसे पीछे वाले घर वाली वो आंटी आई। उसका बेटा किसी और देश में काम करता है, उनके पास पैसे बहुत हैं। उन्हें कोई काम था, स्टोर रूम में कुछ ठीक करवाना था। मैं गुस्से में वहाँ पर गया। इस बार कोई मोटी चीज़ चुरा कर लेकर आऊँगा। पिछला सारा हिसाब पूरा करना है मुझे इस आंटी से। अब उस आंटी को ज़्यादा दिखता नहीं था। उनके घर से पहले भी काफ़ी बार सामान चुरा चुका था और वहाँ नकली सामान रख चुका था। इस तरह उन्हें कभी पता तक नहीं चलता। वो एक बार गलती से मुझे पकड़ भी चुकी थी, लेकिन मैंने बात को घुमा दिया था। फिर मैं वहाँ पर पहुँचा। उन्होंने स्टोर रूम में वो सामान ठीक करने के लिए मुझे कहा। मैं एक एक करके उसे टिकाता गया। वो आंटी कहे जा रही थी, रख दो सामान, अब 2-3 साल इस सामान को हम हाथ नहीं लगाएंगे। इसके बाद मुझे लगा अब इस सामान में कुछ निकाल भी लिया, किसी को शक नहीं होगा। वहाँ मैं देखने लगा, कुछ छोटी मोटी अंगूठियाँ दिखीं,
कुछ ऐसी महंगी पुरानी चीज़ें दिखी, मैं उसे जेब में डालता गया और वहाँ से निकलकर मैं लगभग रात के 8 बजे घर पहुँचा था। और मुझे लगा चलो आज का हिसाब तो हो गया, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और वैसे भी खाना तो वहीं से खा आया था मैं। अब जैसे ही मैं घर के अंदर आने वाला था, मुझे पीछे झाड़ियाँ थोड़ी बड़ी हुई नजर आईं। ऐसा लग रहा था वहाँ पहले छोटा मोटा घास था, आज झाड़ियाँ बन गई हों। मैं सोच रहा था कोई यहाँ सामान तो नहीं फेंक गया, कौन हो सकता है। मैं चलकर उस तरफ जाने लगा तो मुझे दिखा वो झाड़ियाँ नहीं, वो पौधा था। और ये पौधा उसी जगह पर लगा हुआ था जहाँ पर मैंने बीज लगाया था। मैं पत्तों को देखने लगा, टहनियाँ देखने लगा। ये कैसे हो सकता है, एक दिन में ये पौधा इतना बड़ा हो गया। कमाल की बात है, कहीं वो प्राचीन बातें सच्ची ही तो नहीं। पेड़ों की देवी, कुदरत की देवी, ऐसी पता नहीं कौन कौन सी शैतानी भगवान वाली कहानियां वो सुनाए जा रहे थे। मैंने तो ध्यान से सुनी भी नहीं, लेकिन सच में इतनी तेजी से पेड़ लग सकता है, या मुझे भी किसी ने मूर्ख बनाने के लिए यहाँ पेड़ लगाया और ये संयोग हो गया कि मेरे दिमाग में ये आया। चलो कोई बात नहीं, पेड़ ही तो लगा है, कोई भयानक तूफान थोड़े ना आ गया है। मैं अपने घर में सोने के लिए चला गया था। जब मैं सुबह उठा, हर सुबह उठकर घर के बाहर वाले उन फूलों को पानी दिया करता था। मुझे पेड़ पौधे फूल ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन अमीर दिखने के लिए घर के बाहर अगर फूल लगे हों तो सबको लगता है कितना अमीर है, फूलों का ध्यान रखता है। अब किसी को क्या पता, चोरी चकारी करके लोगों को बेवकूफ़ भी तो बनाना होता है, इज्जतदार दिखना होता है। इसके बाद जब मैं सुबह बाहर फूलों को पानी देने के लिए पहुंचा था, मेरा ध्यान उस पेड़ की तरफ गया। छोटा सा वो पौधा, अब वो पौधा थोड़ा और बड़ा हो गया था। पत्तों का रंग बदल गया था, पत्तों का डिज़ाइन बदल गया था। रात को जैसे पत्ते थे अब बदले बदले से लग रहे थे। ऐसा लग रहा था उस पौधे को किसी ने खींच कर तोड़ दिया हो और उसकी जगह किसी और पौधे को लगा दिया हो। और ये पौधा काफ़ी अजीब सा था। मैं इसे पेड़ भी नहीं कह सकता, कोई बेल भी नहीं कह सकता। जैसे एक तरफ से वो पेड़ जैसा लग रहा था, दूसरी तरफ से जो उसकी टहनियाँ बेल जैसी थी वो मेरे घर पर चढ़ी हुई थी। ज़मीन से जड़ें निकली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सीढ़ियाँ बना रखी हों उन जड़ों ने। चारों तरफ काले रंग की वो जड़ें ज़मीन से निकली हुई नजर आ रही थी। ये एक ऐसा पेड़ है, बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। मैं सोचने को मजबूर हो गया था, लेकिन मुझे क्या, आसपास अगर ऐसा कोई शैतानी पेड़ लग भी गया जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो, इससे मुझे परेशानी नहीं, वन विभाग को परेशानी होगी। फिर वो इस पेड़ को काट डालेंगे। कोई बात नहीं, मुझे अब बाहर निकलना होगा, कहीं ना कहीं से पैसे कमाने की कोई तरकीब लगानी होगी। मैंने सबको बताया हुआ था कि मैं शेयर मार्केट में पैसे लगाता हूँ, लेकिन शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए कहीं से तो चुराने पड़ते हैं। वहीं से चुरा चुरा कर मैं शेयर मार्केट में पैसे लगाता रहता था। घर में लैपटॉप पर बैठ जाता था, कई बार नुकसान होता था और उस नुकसान को मैं शेयर मार्केट से भरपाई नहीं करता था, किसी को ठग कर भरपाई करता था। और इस बार मुझे बाहर निकलना था, किसी को मूर्ख बनाने के लिए। आप मुझे एक छोटा मोटा मोटिवेशनल स्पीकर भी कह सकते हैं। और मैं मोटिवेशनल स्पीकर इसीलिए बना था क्योंकि लोगों में जान पहचान हो ही बहुत गई थी। मैं हमेशा मुस्कुराता रहता। हर कोई पूछता आप काम क्या करते हैं, मैं कह देता मैं ट्रेडिंग करता हूँ, इसी के साथ मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। ये झूठ कब धीरे धीरे सच होने लगा मुझे पता ही नहीं था। कई बार कम्युनिटी हॉल में मुझे बुलाया जाता और मैं मुफ्त में स्पीच देता, लेकिन फिर शर्मा कर कहने लगता घर में थोड़ी सी तंगी भी आई हुई है। इसीलिए इज्जत इतनी थी, वहाँ से पैसे भी कमा लेता था, वहाँ से भी मोटी कमाई कर लेता था। अब ठगने में और इस तरह से मोटिवेशन देने में भी कमाई हो जाती है। आज भी वहाँ पर जा रहा था, छोटा मोटा कोई काम करूँगा, कहीं से कोई पैसे ऐंठने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। मैं दोपहर के 2 बजे तक वहीं कम्युनिटी हॉल में रहा था, लोगों से मिलता रहा था, उनकी मुफ्त में मदद करता रहा था। कहीं से इधर उधर से पैसे भी आ रहे थे। कई छोटी मोटी चीज़ें मैं जेब से निकाल भी चुका था कई लोगों के। इसके बाद 2 बजे मैं घर की तरफ निकल पड़ा। मैंने कहा मैं थका हुआ हूँ। असल में मैं ज़्यादा थका नहीं था, मैं सोतलू हूँ। दोपहर को सोने की आदत है, वो मुझसे नहीं छूटती। भले ही तूफान आ जाए, भयानक बाढ़ आ जाए, मैं तो घर में सोना चाहता हूँ। अब मैं दोपहर को सीधा घर पहुँचा था और वो पौधा बदला बदला सा था, कुछ तो अलग था उसमें।
वो पौधा रंग बदलता था, उसकी बेलें घर के ऊपर तक चढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था उसकी उन बेलों ने, उन जड़ों ने मेरे इस घर को अपने आगोश में ले लिया हो। मैंने घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से धक्का दिया, उन जड़ों को हटाया, फिर जाकर दरवाज़ा खोल पाया था मैं। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं और ज़्यादा हैरान। वो बेलें कांच की खिड़की को तोड़कर अंदर पहुंची हुई थी, वो जड़ें ज़मीन फाड़कर वहाँ फैली हुई थी। अब ये कैसा पौधा है भाई, पूरे घर के अंदर घुसा पड़ा है। इसके बाद ये जड़ें एक खास कमरे की तरफ जा रही थी। वो फर्स्ट फ्लोर पर बना मेरा खास कमरा, जहाँ पर मैं खास महंगी महंगी चीज़ें संभाल कर रखता हूँ ताकि कोई देख ना पाए। उस तरफ सबसे ज़्यादा जड़ें जा रही और अंदर से चमचमाती रोशनी कभी चमकती कभी बंद हो जाती। ऐसा भी लग रहा था जैसे कोई अंदर मौजूद हो। फिर मुझे लगा आखिर दरवाज़ा तो कोई खोल नहीं सकता, अंदर कौन गया होगा और इस पेड़ को कटवाना होगा। भाई इससे पहले कि ये मुझे काट दे, पहले मैं ही इसे काट देता हूँ। अब कटने कटाने की बारी बाद में, पहले कमरा देख कर आता हूँ, उस कमरे में गड़बड़ क्या है। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगा था, लेकिन वो लहराती हुई बेलें जिंदा लग रही थी, थोड़ा थोड़ा हिल रही थी। जब मैं सीढ़ी पर पैर रखता वो बेलें बीच में आ जाती और चमचमाती वो बेलें भीगी हुई थी, इसलिए फिसलन कर दी थी वहाँ पर। बार बार पैर फिसलता और मैं गिर जाता। फिर मुझे लगा पागलपन के तरीके से ऊपर नहीं चढ़ूंगा, धीरे धीरे कदम रखते हुए उन सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ूंगा मैं। अब उन बेलों को पकड़ना शुरू कर दिया था और वो थोड़ा थोड़ा सांप की तरह हिल रही थी। फिर भी अब धीमे चढ़ने का एक फ़ायदा है कि मैं ऊपर आसानी से चढ़ सकता था, भले ही फिसलन जितनी मर्जी हो। मैं सीढ़ियों से चढ़ता चढ़ता उस कमरे के पास पहुंचा और उस कमरे का दरवाज़ा टूटा पड़ा था एक तरफ। उन जड़ों ने, उन बेलों ने या किसी और ने उसे तोड़ रखा था। किसने किया ऐसा मैं समझ नहीं पाया। इसके बाद मैं उन बेलों को हटाकर जड़ों को एक तरफ करके कमरे के अंदर गया और अंदर डिस्को लाइट जैसी रोशनी फैली हुई थी। ये रोशनी किसी बल्ब से नहीं निकल रही थी, ये ऐसा लग रहा था एक फल से निकल रही थी। अब उस कमरे में एक बेल पहुंची हुई, पीछे बड़ा सा फूल, उसके बीच आम की तरह लगा हुआ फल, लेकिन उस आम जैसे फल का डिज़ाइन आम जैसा था, रंग आम जैसा नहीं। ऊपर से नीले रंग की रोशनी, नीचे से लाल रंग की रोशनी और बीच में सतरंगी सी रोशनी। ऐसा लग रहा था किसी ने नकली आम वहाँ रख दिया और बीच में कई लाइट्स जला दी। तब वो रोशनी इधर उधर होती रही और मैं देखने लगा ये हो क्या रहा है। ये पौधा कर रहा है या कोई मुझे फंसा कर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है? कौन हो सकता है? अब मैं चलते चलते उस फल के करीब जाना चाहता था। जैसे ही मैं करीब गया मैंने देखा वो चमड़ी असली थी, वो प्लास्टिक नहीं थी। असल में उसकी चमड़ी से रोशनी निकल रही थी और जब मैंने छुआ वो आम जैसे हिलने लगा था, जैसे किसी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर वो बच्चा हिलता है ना, अंदर से कुछ हिल रहा था उस आम जैसे फल के बीच से। फिर मैं डर कर पीछे हो गया और उस जड़ ने जैसे मेरे टांग में कुछ फंसा दिया कि मैं पीछे गिर गया। वो आम जैसा फल धीरे धीरे अब छेद से पानी छोड़ने लगा था, अपना आकार छोटा कर रहा था। फिर उसमें दरारें आने लगी थी। वो आम जैसे अपने आप फटने लगा और उससे एक गुठली सी निकली, जैसे आम के अंदर की गुठली होती है ना। फिर मैंने देखा उस आम से निकला कुछ और जो पूरी तरह से गीला था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान हो। फिर धीरे धीरे वो हिलने लगा, वो पानी को साफ करने लगा। पूरी तरह से बिना कपड़ों के एक आदमी वो अपने शरीर से उस सफाई करने के बाद उसी आम की कुर्सी पर बैठ गया। वो पीछे जो छिलका था उसकी एक कुर्सी सी बन गई जिस पर वो बैठा और मेरी तरफ देखने लगा था। फिर वो अपना मुंह खोल कर बोला। मैं जो देख रहा था यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, तो यहाँ लेकर आए हो मुझे? क्यों वहाँ से उठाया? कौन सा ज़रूरी काम आ गया था?
कौन सी प्रलय आ गई थी और कौन सा अंत आ गया था जो मुझे यहाँ पर लेकर आए हो और ज़मीन में गाड़ा पौधे के लिए? क्या चाहिए तुम्हें? फिर मैंने उससे कहा, कौन हो तुम? मैं क्यों लेकर आया तुम्हें? अबे नंगे कपड़े पहन पहले। और तू इस आम में क्या कर रहा था? यहाँ वो क्या रहा है यार? ये गंद किसने मचा रखा है? सच में पौधे की जड़ें हैं या कोई मुझे बेवकूफ़ बना रहा है? कौन है तू? फिर वो मुझको देखकर कहने लगा, शायद तुम्हें पता ही नहीं है तुमने क्या किया है। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि वहां से मुझे लाया क्यों गया। मैं उसे देखकर कहने लगा, लाया क्यों गया? मैं तुझे कब लेकर आया? इतने अट्टे कट्टे आदमी को कौन उठाकर ला सकता है? और ये पौधे जड़ें मैं ऐसे नहीं लेकर आया, देखो कहीं और से आई हैं। ये घर मेरा है, निकलो यहां से, अपना ये गंद मंद लेकर निकलो। तब वो हंसने लगा था। तो जरूरी काम नहीं है तो लेकर क्यों आए हो? मैं फिर से कहने लगा, पागल हो? देखो दिमाग खराब मत करो। जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं बहुत पीटता हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हें नहीं लेकर आया, बता रहा हूँ। अब तुम बताओ तुम हो कौन? फिर वो मुझे कहने लगा, अच्छा तो तुम समझ नहीं पा रहे हो तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैं उस बीज से निकला हूँ। वो बीज मेरी दुनिया थी। जहाँ पर मैं जाता हूँ वहाँ फैल जाता हूँ, मेरा साम्राज्य। इसीलिए वो लोग मेरी पूजा करते थे। मैं वहाँ दोबारा आना नहीं चाहता था। तुम मुझे यहाँ लेकर आए, मुझे यहाँ ज़मीन में लगाया। मुझे लग रहा था कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होगा, इसीलिए मुझे दोबारा इस तरह ज़िंदा किया गया। लेकिन अब तुम्हें तो पता ही नहीं काम क्या है, तो शायद मुझे अपने हिसाब से काम करना होगा। मैं अब उसकी तरफ देखकर कहने लगा था, बीज से निकले? अरे तुम इंसान हो क्या, अंडा हो, क्या चीज़ हो तुम? अब बीज से कोई कैसे निकल सकता है? मैं तो अपनी माँ की कोख से निकला हूँ, तुम बीज से निकले हो। वो कहने लगा, अच्छा तुम्हें कुछ जैसे पता ही नहीं है। वहाँ पर आए थे, किसी ने कुछ बताया नहीं। मैं बहुत पहले से यहाँ रहता हूँ। मैं स्वरूप बना सकता हूँ, रूप बना सकता हूँ, लेकिन मेरा असली आकार वही है। बार बार मैं बढ़ता हूँ, फैलता हूँ, काम करता हूँ और दोबारा उस रूप में आ जाता हूँ। मैं अभी बढ़ना शुरू नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है चुराया है तुमने। चुराया था तुमने उस बीज को, और उसके बाद अब तुम्हें सज़ा तो मिलेगी ही। मुझे मेरे घर से कहीं और ले आए। मैं अभी ज़िंदा होना नहीं चाहता था, समय नहीं आया है, बस मैं ऑब्जर्व कर रहा था। तुमने ज़िंदा किया, तुम्हें सज़ा मिलेगी, सबको सज़ा मिलेगी। अब मुझे बढ़ने के लिए जो चाहिए वो मैं लेकर रहूँगा। अब मुझे गुस्सा आ गया था। ठीक है, तू पेड़ है ना, रह यहीं पर, अभी तेरी जड़ें काटता हूँ, फिर देखता हूँ कहाँ से निकलता है तू। उसके बाद मैं अपने घर से बाहर निकला था। अब मुझे जान पहचान वाले बहुत सारे थे। कांग्रेसमैन मुझे जानता था। यहाँ तो इन पेड़ों पौधों की कटाई करके रख दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। अब मैं सीधा कांग्रेसमैन के पास पहुँचा था। वो उसी स्ट्रीट में रहता था। उसके साथ वहाँ काम करने वाले 2 पुलिस वालों के साथ मैं सीधा घर में पहुँचा और कहने लगा, एक पेड़ है, मुझे परेशान कर रहा है। ऐसा लगता है ये पेड़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कोई शैतानी पेड़ लगता है। आओ आपको दिखाऊं। जब हम घर पहुँचे, मेरे घर की खिड़कियाँ टूटी हुई, लेकिन वो पौधा गायब, वो पेड़ गायब, बेलें गायब, जड़ें गायब। फिर मैं उन्हें लेकर अपने घर के अंदर पहुँचा। मैंने कहा, यहाँ एक आदमी है जो एक आम के अंदर से निकला है। फिर उस कमरे में पहुँचे, वहाँ पर ढेर सारे फलों की गंदगी, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। कोई आदमी वहाँ पर मौजूद नहीं था। कांग्रेसमैन को पहली बार खुद पर हंसते हुए देखा था मैंने। मैं अब थोड़ा शर्मिंदा हो गया था। इसके बाद वो वहाँ से चले गए और मैं सोच रहा, इनके सामने बेवकूफ़ बन गया। सबको ये जाकर बताएंगे और कहेंगे मैं पागल हो रहा हूँ। लेकिन मुझे सच बताना ही नहीं चाहिए था। जो मैंने देखा है कौन यकीन करेगा? एक आम जैसे फल के अंदर से निकला एक इंसान जो एक बीज से पैदा हुआ। मेरी बात पर कोई यकीन ही नहीं करेगा। अब शाम का वक्त हो गया था। घर की मुझे सफाई करनी पड़ी। उसके बाद घर को अच्छे से साफ किया,
लेकिन मुझे एक बात की तसल्ली थी, चलो वो पौधा भाग गया, चला गया होगा उन्हीं पहाड़ों में, उन्हीं लोगों के पास दोबारा से बीज बनने के लिए। अब कैसी कैसी दुनिया में चीज़ें हैं, मैं यकीन नहीं करता था, लेकिन मौजूद हैं। वक्त रात के 8 बजे का हो गया था और 8 बजे जब मैं बेड की सफाई करके उस पर लेटा हुआ था, तभी हंसी की आवाज़ ने मुझे चौकन्ना कर दिया। कहाँ हो? अंदर ही हो ना? तभी खिड़की के टूटने की आवाज़, वो पीछे वाली खिड़की का जैसे किसी ने कांच तोड़ा। भाग कर मैं वहाँ पर गया और जब मैंने देखा बाहर से जड़ें अंदर की तरफ घुस रही थी उन खिड़कियों के ज़रिए, वो जड़ें अंदर आ रही, वो बेलें ऊपर रोशनदान से निकल कर आ रही, चिमनी से निकलती हुई वो अजीब सी टहनियाँ जिनके पत्तों के दांत थे, वो काट रहे थे चीज़ों को, दीवारों को काट रहे पत्ते। उन्हें देखकर मैं घबरा सा गया था। चारों तरफ जड़ें इस तरह अंदर आ रही थी जैसे ईवल डेड मूवी चल रही हो। आंखें मली मैंने, ये सपना तो नहीं, सच हो रहा है। फिर मुझे लगा यहाँ तो मैं फंस जाऊँगा। भागा मैं दरवाजे की तरफ, मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। अब सबसे बड़ी मुसीबत, जो दरवाज़ा था उस पर जड़ों ने अपना जाल बिछा रखा, उनके बीच से निकला नहीं जा सकता था। मैंने निकलने की कोशिश की लेकिन उन जड़ों में कांटे थे। कहाँ कहाँ चुभा मेरे कांटा मैं बता नहीं सकता, लेकिन दर्द बहुत हुआ। फिर मैं उसके बीच से तो निकल नहीं सकता था। मुझे लगा खिड़कियाँ तोड़कर बाहर चलता हूँ। खिड़कियाँ तोड़ने के लिए मैं भागा था एक खिड़की के पास। कांच के सामने कुछ नहीं, मैं भागता गया, समय बर्बाद नहीं करना चाहता था क्योंकि इन जड़ों बेलों की मूवमेंट बहुत तेज़ थी। जैसे ही मैंने कांच पर अपना सर मारा, पीछे एक बड़ी मोटी टहनी आ गई। वो कांच की खिड़की का कांच टूट गया था, लेकिन वो पेड़ से जब सर टकराया मुझे बहुत चक्कर आने लगे। घर के अंदर ही था मैं। इस खिड़की को भी जैसे किसी ने ब्लॉक कर दिया था। अब हर खिड़की पर वैसा ही मैं उस कांच की खिड़की को खोलता बाहर जाने की कोशिश करता। कई जगह बेलें आ जाती, कई जगह जड़ें आ जाती, कई जगह जैसे उसे लकड़ी से उसे ब्लॉक कर दिया जाता। हंसने की आवाज़ें चारों तरफ से। जब मैं दोबारा बेडरूम के पास गया था, मैं सोच रहा था वहाँ वो छिपाई हुई गन निकालूंगा, तब वहाँ वो आदमी नजर आया था। जमीन से निकला हुआ एक तना, उसके ऊपर लगा फूल और उस फूल में उसका आधा ऊपर वाला धड़ निकला हुआ, नीचे जैसे फूल का हिस्सा। उसके हंसने की आवाज़ ने तब मुझे डराया था। उसका रूप भी भयानक था। वो जैसा दिख रहा था मैं बयां नहीं कर सकता। चमड़ी कैसी चमकीली सी थी। वहाँ वो हंस रहा और मुझे लगा इसका काम तमाम करता हूँ। अब पेड़ की एक कमज़ोरी तो होती है ना, इसकी भी एक कमज़ोरी है। अपना ये थोपड़ा मेरे सामने रखे हुए है, इसे पिचका कर रख दूंगा। मैं भाग कर एक तरफ गया, वो गन निकाली जो शॉट गन थी, सीधा उसके माथे पर चिथड़े उड़ा दिए मैंने उसके, और उसका ऊपर का धड़ नीचे गिर गया। वो फूल भी मुरझाने लगा और मैं कहने लगा अब ले मज़े। सीधा मेरे सामने आकर मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। मैं तो इंसानों से नहीं डरता तो पेड़ पौधों से डरूंगा। पेड़ पौधे बस मरने के लिए बने होते हैं, इस तरह फलों को देने के लिए बने होते हैं, कुछ लेने के लिए नहीं बने होते। परेशान नहीं कर सकते। अब खत्म हुआ ना। वो फूल तड़पने लगा था, धीरे धीरे वो सड़ने लगा। पूरा फूल और उसका शरीर सड़ चुका था, बदबू छोड़ रहा था। और मुझे तसल्ली थी, चलो इस परेशानी से मुक्ति तो मिली। अब मुझे घर से बाहर निकलना होगा। हर तरफ जड़ें हैं, धीरे धीरे वो सड़ेंगी, लेकिन मुझे घर से बाहर तो निकलना होगा ना। मैं ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच गया था। उसके बाद मैं छत के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा मैं, ये देखने के लिए कि छत वाला रास्ता खाली है या नहीं, सामने से हंसने की आवाज़। पौधे के हिस्से बहुत होते हैं, जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जड़ों को जितना काटो बस आप काटते रह जाएंगे, खत्म नहीं कर पाएंगे। सामने जड़ से निकला उसका ऊपरी धड़
मुझे डरा रहा था। उन्हीं सीढ़ियों को पार करके तो छत पर जाने का रास्ता था। अब उस रास्ते पर वो अपने बड़े बड़े दांत लिए हाथ में एक जड़ को कोड़े की तरह लिए घुमा रहा था, और दूर से जब उसने मारा मेरी छाती पर वो जड़ चिपक गई। उसके कांटे शरीर में धंसे थे और जब उसने खींचा छाती का हिस्सा फट गया था मेरा। मैं खून से तरबतर हो गया और चीखा था मैं। इतना दर्द मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुआ। एक बार भी मैं पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था, कभी किसी ने नहीं पकड़ा था सिवाय इसके। इंसान पकड़ नहीं पाए, ये तो पेड़ ने पकड़ लिया था मुझे और दर्द दिया था जिंदगी में पहली बार। मैं सीढ़ियों से वापस नीचे उतरा और मैं फर्श पर आ गया था। ऊपर नहीं जाना चाहता था, वो हंसी मुझे डराए जा रही थी। मैं कमरे में गया, शॉटगन उठाई और भागा मैं सीढ़ियों की तरफ। इसे उड़ा कर रख दूंगा। मैंने वो शॉटगन चलाई और उसके परखच्चे उड़ा दिए। जैसे ही परखच्चे उड़े मैं सोचने लगा जल्दी जल्दी यहाँ से निकलूं, इससे पहले वो नया रूप बनाए। और नीचे से आवाज आई, बचोगे नहीं, कहाँ जा रहे हो? आ जाओ वापिस हो चोर, यहाँ से चुरा कर लेकर आए। सोच रहे थे कुछ काम की चीज होगी, मैं निकलूंगा सोचा नहीं था तुमने। मैं सन्न हो गया था। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बचने का रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा था। तभी वो आवाज ने मुझे एक रास्ता दिखाया। नीचे आ जाओ, बचने का रास्ता बताता हूँ, बस ये बात मान लो, उसके बाद कुछ नहीं कहूँगा। अब मैं शांत सा हो गया। मैंने अपने मुंह पर हाथ फेरा और कहा, चापलूसी का समय है। ऐसे ही तो करता हूँ ना, जब डर लगने लगता है चापलूसी करो। पाँव पड़ जाऊँगा, माफ़ी मांगूंगा और चुपके से निकलूँगा। एक बार मुझे छोड़ दे, फिर इससे क्या करना है? शक्तिशाली से हमेशा मुकाबले करते नहीं रह सकता मैं। फिर मैं नीचे गया हंसता हुआ। देखो, चोरी की मैंने, मैं चोर हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ। मुझसे ज़्यादा बड़ा पापी कोई होगा ही नहीं। क्या करूँ, बहुत मुसीबत में हूँ। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, ये घर किसी ने मुझे दिया है। मैं तो भीख मांगता हूँ, मांगते मांगते काम चलता है। पहली बार उस गांव में मुझे लगा वो बक्सा है, इसे उठा लेता हूँ, कोई सोने की चीज़ निकलेगी, उससे मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। मुझे लगा था बस एक ही बार चोरी करूँगा, भगवान माफ़ कर देंगे। जब इस चोरी से मैं पैसे कमा लेता ना, मैं गरीबों की मदद करता, मैं अच्छे काम करने वाला था, लेकिन मुसीबत में पड़ गया। मुझे माफ़ कर दो, आखिर एक बार तो माफ़ कर सकते हो ना? और उसने भी रोते हुए कहा, हाँ माफ़ कर सकता हूँ, मान लो मेरी बात, बस एक छोटा सा काम है मेरा, बचने का इकलौता रास्ता। मैंने कहा ठीक है, जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। वो जड़ें एक तरफ हटी थी, फर्श के बीच एक खड्डा, कब्र बनी हुई थी वहाँ पर, और उसने रोते हुए कहा, लेट जाओ, लेट जाओ, यहीं लेटो, ऊपर से मिट्टी डालता हूँ, सारी परेशानियाँ खत्म। मौत परेशानियों का अंत होती है, तुम मारे जाओगे तो कोई दर्द नहीं होगा। अब मैंने आंसू पहुँचे और मैं थर थर काँप रहा था। नहीं नहीं न, 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 नहीं, मैं इस पे नहीं जा सकता। और वो गुस्से में कहने लगा, जाना तो इसी में होगा, यही तो अंत है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। दर्द सहोगे, तड़पोगे, बचोगे नहीं, यहीं आओगे, इसी कब्र में लेटना होगा और अपनी कब्र पर मिट्टी भी खुद डालनी होगी। मौत आखिरी रास्ता है, जो गलती की है तुमने। अब वो जड़ें मेरे पैरों के पास आ रही थी मुझे खींचने के लिए, यहीं दफनाने वाले थे वो। शॉटगन मैंने उसके मुंह की तरफ की और गोली चला दी, परखच्चे उड़ा दिए। फिर मैं जड़ों पर गोलियां चलाने लगा। सारी गोलियां वहां उन पर चला डाली थी और कब्र के आसपास बस वो तनों के हिस्से, फटे हुए पत्ते वही पड़े थे। गुस्से में चीख पड़ा था मैं, मरना नहीं चाहता, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर वो शांति, मुझे लगा अंत हो गया। तभी पास के कमरे से आवाज आई, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकते हो?
तुम नहीं मार सकते। जो हजारों सालों से जिंदा है, बार बार जिंदा हो सकता है, उसे कैसे मार सकते हो? नहीं मार सकते। ये सुनते ही मेरी टांगें कांप गई थी। मैं भागा छत की तरफ। घर से बाहर निकलना होगा, घर से बाहर निकलना होगा। बचने का यही रास्ता है। मैं छत की तरफ भागा। वहाँ जो सीढ़ियाँ थी ना, वहाँ पर जाल बिछा था जड़ों का, उससे ऊपर चढ़ा नहीं जा सकता था। फिर मैं खिड़कियाँ देखने लगा। अब दूसरी मंजिल से खिड़कियाँ थोड़ी थोड़ी खुली हुई। एक खिड़की को तोड़ा मैंने। जड़ें जल्दी जल्दी वहाँ आ रही थी और मुझे लगा यहाँ से मुझे बाहर निकलना होगा। जैसे ही उस खिड़की से नीचे देखा, बड़े बड़े कांटे, 2-2 फुट के कांटे, नीचे जाल बिछा हुआ था। यहाँ से कूदता ना मैं, वो कांटे मेरे शरीर में घुसते और 2-2 फुट के तलवारों जैसे कांटे, मेरी मौत वहीं हो जाती। मैं खिड़की से तो बाहर निकला, फिर मैं छत पर चढ़ने लगा। मैं छत पर लटक चुका था और मुश्किल से छत पर चढ़ा। उसके बाद जड़ें उस घर को लपेट रही थी और छत पर खड़ा मैं सोच रहा, करूं तो करूं क्या? मैं जिस दिशा में जाता उतरने के लिए, वहां नीचे कांटे ही कांटे निकलने लगते जमीन से। वो मुझे जमीन पर भी कूदने नहीं देने वाला था। मुझे लग रहा था मौत अब बहुत भयानक आएगी। मैं बस कब्र में लेटकर दम घुटने से भी नहीं मरना चाहता था। शायद जो मैंने किया उसकी सज़ा मिल रही है मुझे। कभी मुझे चोरी चकारी गलत नहीं लगी। आज आंखों के सामने सारे दृश्य घूम रहे थे। जिसे जिसे मैंने लूटा, जहाँ जहाँ मैंने चोरी की, उनको क्या क्या भुगतना पड़ा होगा, कभी नहीं सोचा था। आज चोरी करके जिस चीज़ को लेकर आया, मुझे क्या भुगतना पड़ रहा है, किसी को बता नहीं सकता मैं। अब मुझे लगा एक ही रास्ता है। सामने वाला जो पेड़ लगा है ना, उस पर छलांग लगाता हूँ, उससे बचूंगा मैं। घर से तो दूर हो जाऊंगा ना। मैंने छलांग लगाई सीधा उस पेड़ पर। उसकी एक टहनी पकड़कर मैं नीचे पहुंचा और सीधा सर मेरा एक पत्थर पर टकराया। फिर जमीन से वो कांटे निकलने लगे। मेरे पीछे आगे 2-3 बार कांटे चुभे और मैं छलांग लगाकर उछला। उसके बाद घर से मैं निकल आया था तो मैं उस स्ट्रीट की तरफ भागने लगा। भाग रहा था मैं, हाँफ रहा था मैं, सांस मुझे चढ़ी हुई। और जहाँ मेरी नज़र किसी एक पेड़ पर जाती, हर पेड़ के अंदर से वो धड़ निकल कर कहता, कहाँ जाओगे? हर जगह मुझे ही पाओगे। बचने का इकलौता रास्ता बता चुका हूँ, मान लो मेरी बात। अब मुझे लगा ये कुछ नहीं कर पाता किसी के सामने। मेरे घर पर ये जड़ें भी तो इसने गायब कर दी थी। मैं चलता हूँ अपने दोस्तों के पास, वो मदद करेंगे, उन्हें सब कुछ बताऊंगा। मैं सीधा पहुँच गया था अपने उन्हीं दोस्तों के पास, वो पुलिस वाले जो 2 भाई थे। मैं उनके पास पहुँचा और उन्हें कहने लगा, मुझे परेशानी है, किसी ने मेरे घर पर कब्जा कर रखा है, चलो मेरे साथ। जब उन्हें लेकर मैं अपने घर पहुँचा, वहाँ जड़ें ही जड़ें फैली हुई थी, आसपास पेड़ ही पेड़। पहली बार ऐसा लगा जैसे वो गायब नहीं होना चाहता था। अब वो अपने अस्तित्व को बयां कर रहा था। चारों तरफ जड़ें बढ़ती गई। उन्होंने अपनी बंदूकें निकाली और वो कहने लगे, ये क्या चीज़ है? ये किस तरह का वायरस है जो पेड़ों में फैला है? मैंने कहा, ये वायरस नहीं है, एक बीज से पैदा हुई चीज़ें हैं ये। वो समझ नहीं पाए और जड़ों ने उन्हें कब दबोच लिया मुझे नहीं पता। मैं उनसे डर रहा था। मुझे लगा वो सिर्फ मुझे मारना चाहता है, लेकिन नहीं। उनकी बाजुओं को जड़ों ने लपेट रखा था, टांगों ने जड़ों को लपेट रखा था, और बाजुओं को खींचा, टांगों को खींचा और शरीर के 3 हिस्से कर दिए। दोनों पुलिस वालों को खींच खींच कर तड़पा तड़पा कर मारा था मेरी आंखों के सामने। और वो जड़ें मुझे पकड़ नहीं रही थीं, मुझे बस दृश्य दिखाया जा रहा था वो भयानक वाला। सामने कटी हुई लाशें तड़प तड़प कर वो मर रहे, सांस ले रहे, वो कोशिश कर रहे बचने की, लेकिन कटे हुए इंसान को कैसे बचाया जा सकता है? मैं वहां से भागा और पीछे से वो आवाज़
आखिरी रास्ते का चुनाव करो, आखिरी रास्ते का चुनाव करो। मैं वहाँ से स्ट्रीट की तरफ भागा था। मैं बस कुछ लोगों से मदद चाहता था। मैं पहले उस बूढ़े अंकल के पास गया, उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने गन निकाली और कहा चलो। मैंने कहा नहीं, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, हमें लोगों को इकट्ठा करना होगा, बताना होगा। मैंने पुलिस में कॉल कर दी थी। उसके बाद वहाँ पुलिस वाले, वहाँ कई लोग, लगभग 30 से 35 लोग थे। उन्हें मैंने बताया ये सब हुआ, वो मार देगा। जब हम उस जगह जा रहे थे, रास्ते में जड़ें फैली हुई, हर तरफ घरों में जैसे झाड़ियाँ उग गई थी, वो भी इतनी जल्दी। लोग हैरान थे, ये क्या चीज़ है। और वहाँ पर गोलियों की आवाज़ें, आगे पीछे से वैसा ही आधे धड़ वाला इंसान हर पेड़ से निकला हुआ। वहाँ काली जड़ों ने हमारा रास्ता रोका और एक खास जगह हमें फंसाया। हर किसी को खींचा जा रहा था, लटकाया जा रहा था, मारा जा रहा था, कांटे चुभोए जा रहे थे और वो पूरी भीड़ तितर बितर हो गई। मैं अकेला खड़ा, मेरे सामने वो चेहरा। चुनाव करो, मौत भयानक होगी, कोई बचा नहीं सकता। मैं वहां से भागा। मैं सीधा भागा था शहर से बाहर। मैं इससे दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर। वो पूरी रात मैंने ड्राइव की और सुबह 8 बजे मैं आगे शहर में पहुंचा था, जो लगभग 250 किलोमीटर दूर था। वहाँ एक मोटेल में रुका था और शांति की नींद लेना चाहता था। कभी उस शहर वापस नहीं जाऊंगा, मैंने ये सोचा था। जब उस मोटेल में चीखों की आवाज़ आई, मुझे लगा ये क्या हो गया। जब मैं नीचे पहुंचा, जड़ें ही जड़ें, पानी ही पानी और वो तने पौधे जिन्होंने इस पूरे मोटेल को घेर रखा था। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं और एक आवाज़ हर पेड़ में जैसे मुंह लगा हुआ, और एक ही बात, चुनाव करो, चुनाव करो। मैं घुटनों पर आकर रोने लगा था, चीखने लगा था, चिल्लाने लगा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और मुझे कोड़े मारे जाने लगे। सबसे पहले वो जड़ें जो मेरी पीठ पर निशान बना रही थी। मोटेल से भाग नहीं सकता था, चारों तरफ से बंद था। बस हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी जा सकती थी। वो कोड़े मेरे सर पर मारे गए, मेरे शरीर पर मारे गए। उसके बाद मेरी उंगलियों पर कांटे चुभोए गए। मेरी उंगलियों के आर पार वो कांटे हो चुके थे। मेरी पीठ की वो खाल उधड़ चुकी थी। दर्द के मारे मैं रोए जा रहा। अब हिला तक नहीं जा रहा, इतना मारा गया। वो खड्डा फर्श फाड़ कर हुआ था। उन जड़ों ने मिट्टी को कब हटा दिया पता ही नहीं चला। चुनाव करो, चुनाव करो, खुद तुम्हें यहाँ लेटना होगा। मैं अब घिसट कर उस कब्र में लेट गया था। उसके बाद आसपास की मिट्टी अपने शरीर पर डाली थी मैंने। तब ऊपर से मिट्टी का ढेर मेरे ऊपर गिरने लगा। अब मेरा अंत आ गया था। मौत भयानक होती है। जिंदगी में हमें वो काम करने चाहिए ताकि मौत आसान हो। मिट्टी के ढेर ने मेरा दम घोंटना शुरू कर दिया और वो जड़ें मेरे शरीर में घुसती गई। मुझे नहीं पता वो कैसा दर्द था, लेकिन अचानक सांस रुकने लगी थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद मेरे शरीर को जैसे पिघलाया जा रहा, मैं खींच रहा था, आंखें मेरी बंद थी पूरी तरह से। अचानक मेरा सर निकला। मेरा सर निकला था मेरे ही घर की दीवार से। एक जड़ से मेरा सर निकला और दूसरी तरफ से मेरे 2 पुलिस वाले साथी, उनका सर। हमारे सर आपस में बात कर सकते थे। ये क्या है? मैं जड़ का हिस्सा बन गया हूँ। ये कैसे हो गया है? सामने से वो पेड़ का वैसा ही चमकता हुआ आधा धड़। अब तुम आज़ाद हो, मेरा हिस्सा हो, मेरी जानकारी, मेरी अनुभव का हिस्सा। अब तुम ऐसे ही रहोगे
मेरे साथ। फिर से मेरा शरीर जैसे धीरे धीरे उस जड़ के अंदर गया, मेरी खींचती हुई आंखें, और फिर से मैं बाहर निकला और मैं पहुंच चुका था उसी पहाड़ी शहर में। उस पहाड़ी के पीछे वाले पेड़ से मैं बाहर झांक तो सकता था, लेकिन हिल नहीं सकता था, जैसे मैं वो पेड़ था। आसपास से गुजरते लोग, वो गांव के लोग, हर कोई मुझे देख सकता था, लेकिन एक पेड़ के रूप में। मैं पेड़ का हिस्सा बन गया था और वहाँ वो बक्सा एक पत्थर के पीछे लोगों को मिला, मेरे इस पेड़ के पास रखे पत्थर के पीछे। लोग बहुत खुश कि जिसने चुराया शायद यहाँ रख कर चला गया। उन्होंने दोबारा उस बक्से को शायद उसी गुफा के अंदर रख दिया होगा। मैं आज भी वहीं लगा हूँ। मुझे नहीं पता मुझे कब काट दिया जाए, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, कभी किसी ऐसी जगह से किसी ऐसी चीज़ को घर मत लेकर आना जो आपकी सोच से अलग हो, और गलती से भी कभी चोरी मत करना। मैं सज़ा भुगत रहा हूँ और मुझे नहीं पता आगे क्या होगा।